हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको पता चल गया है कि अभी हमारे जो क्लासेस है वो गूगल क्लासरूम पे होने वाले हैं। तो यहाँ से हमको ये भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं और कितने नहीं। तो अभी तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आपको असाइनमेंट बना के वहाँ पे सबमिट करना है और मैम और सर लोगों से उसके ऊपर मार्क्स भी आपको लेना है। तो आज अभी तो सब लोग पकड़े जाएंगे जो असाइनमेंट्स नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा बोस थ्योरी का लास्ट डे है। हम इसके बाद अपकमिंग मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डी ब्रोगली साहब की एक्सप्लेनेशन थ्योरी देखी थी, उन्होंने क्या कहा था नील बोर साहब के बारे में। तो आज आप देख रहे होंगे कि ब्लैक वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी हेडिंग तो मैडम ने लगा ही दिया है, दैट इज रिड्यूस्ड मास। आज हम रिड्यूस मास के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपको जो लोगों ने नोट्स कलेक्ट कर ली है, तो वो अगर नोट्स में देख रहे होंगे तो उनको वहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला दिख रहा होगा रिड्यूस्ड मास का, दैट इज रिड्यूस मास विच इज डिनोटेड बाय म्यू। और उसका जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा दैट इज काइंड, आपको फॉर्मूला वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है विच इज़ फॉर रिड्यूस्ड मास, ये कैसे आया है। आप स्टूडेंट रिड्यूस्ड मास जो है वो हम कब निकालते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, मतलब दो बॉडी जब प्रेजेंट है तो उसका बेसिकली रिड्यूस मास कैलकुलेट किया जाता है। और हम नील बोर के एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यस टू बॉडीज आर प्रेजेंट, दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो ठीक है, हमको पहले तो देखना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया है ये आया कैसे है। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट, हम लोग कर लेते हैं बढ़िया से। मैम की आदत है, मैम कलरफुल पेन यूज़ करती है, तो कलरफुल पेन के साथ हम आपका रिड्यूस्ड मास का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब ये डायग्राम में हम दो बॉडीज़ ले लेते हैं, ठीक है। दो ऑर्बिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें यहाँ पे O है, O थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि मैम दिखता नहीं है बोर्ड का, है ना। O मीन्स सेंटर, ठीक है। O क्या दर्शा रहा है, सेंटर। अब यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे एक बॉडी है दैट इज M1, ठीक है। R1 डिस्टेंस है किसका, M1 पार्टिकल का, पार्टिकल बोलो बॉडी बोलो वॉट एवर, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड बॉडी है जो है M2, जो R2 डिस्टेंस पे है। कितने, R2, मतलब R2 इज इक्वल्स टू M2 पार्टिकल, ओके। सेकेंड पार्टिकल M1 क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल लिख देती हूँ, मतलब, और M2 सेकेंड पार्टिकल का मास है। R1 और R2 दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज R1 एंड R, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, R1 प्लस R2। क्यों इस तरीके से लिखा, क्योंकि जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मैंने उसको लिखा। अब आपको एक फॉर्मूला पता है दैट इज F इज इक्वल्स टू MA, F इज इक्वल्स टू MA, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब M जो है उसको तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, लेकिन ये जो A है मैं उसको लिखती हूँ D2R बाय dt स्क्वायर, ठीक है। हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है जिसको डिनोट किया है म्यू से।
तो यहाँ पे ये जो मास आपको दिख रहा है दैट इज m, तो मैं उसको म्यू लिख सकती हूँ, यस लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या लिखना है, म्यू डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे F डिवाइडेड बाय यू म्यू सॉरी F डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, दैट इज आर इक्वेशन नंबर दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हम लोग आ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 2 बॉडी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, 2 बॉडी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जो है सिर्फ रीअरेंज किया कि F डिवाइडेड बाय U दैट इज डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो m है इसको हम m1 और m2 भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस, हम इसको m1 और m2 लिख सकते हैं। मतलब f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आया है, ये जो हमारा एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आया है इसको हम m1 और m2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे f है तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, f1, और ये जो m है तो यहाँ पे एक पार्टिकल m1 और m1 के लिए मास रेडियस कितनी है, r1, मतलब इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर r1 बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी रीअरेंज कर लीजिए आप थोड़ा सा, तो f1 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर r1 बाय डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज फॉर m1 पार्टिकल। अभी हम सेकेंड पार्टिकल जो है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे f1 लिया तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, f2, m1 हो गया फर्स्ट, अब हमारा m2 बचा है, तो m2 डी स्क्वायर r2 दैट इज 2 लिया सेकेंड पार्टिकल, तो रेडियस भी सेकेंड पार्टिकल की दैट इज डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर r2 बाय डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमको यहाँ पे कितने इक्वेशंस मिल गए हैं, हमको यहाँ पे 4 इक्वेशन हमको मिल गए हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला इक्वेशन देखिए, दैट इज r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ठीक है, दैट इज आर फर्स्ट इक्वेशन। तो हम जितनी भी वैल्यूज हैं जो हमारी निकल के आई है सबको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2r बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर r1 बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर r2 बाय डी टी स्क्वायर। अब ये जो हमारा इक्वेशन मिला दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पे इस सब की वैल्यू हमारे पास है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर वन बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर वन बाय क्या लिख सकते हैं, एफ वन डिवाइडेड बाय m1, डी स्क्वायर आर टू बाई डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर टू बाई डी टी स्क्वायर एफ टू बाय एम टू, एफ टू बाय एम टू। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, f इज इक्वल्स टू एफ वन इज इक्वल्स टू
F2। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये जो F1 F2 बोथ आर सेम, तो इसको मैं 1/μ इज इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, हमको थोड़ा सा इक्वेशंस जो है उसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के बाद देखिए 1/μ इज इक्वल्स टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 1/m1 प्लस 1/m2 था, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जो मिला 1/μ मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो सिर्फ मुझे रिड्यूस्ड मास चाहिए, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? यस और नॉट? बोलिए बोलिए, मन में बोलिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? यस। तो दैट इज द इक्वेशन फॉर रिड्यूस्ड मास, दैट इज द इक्वेशन फॉर रिड्यूस्ड मास। अब देखिए ये जो इक्वेशन है कुछ तो जम रहा है अपने इक्वेशन के साथ, सेम टू सेम दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है सेम टू सेम। तो कॉपी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिया था, यहाँ पे हमने डेरिवेशन को डिराइव कर लिया है। अब आपको ये डेरिवेशन काम में नहीं आने वाला, ओनली जो फॉर्मूला गिवन है विच इज़ यूज्ड फॉर यू, ठीक है? तो इतना डेरिवेशन में ज़्यादा घुसिए मत, सिर्फ मैंने आपको डेरिवेशन इसलिए समझाया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, किस तरीके से डिराइव हुआ, ठीक है? अब जो हमारा रिड्यूस्ड मास का वहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है, सेम टू सेम दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 बॉडीज की, और 2 बॉडी हमारे पास कौन सी प्रेजेंट है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देयर आर 2 बॉडीज, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो मैं एम, कैपिटल एम को लिख देती हूँ मास ऑफ न्यूक्लियस, और स्मॉल एम को लिख देती हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अब जो हमको फॉर्मूला मिला, तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? यस, ये आपके कॉपी में गिवन है। तो हो गया हमारा रिड्यूस मास का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जब हम मास की बात कर रहे हैं तो आपको पता है न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का मास जो है वो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कंडीशन, क्या मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकती हूँ कि m जो है दैट इज ग्रेटर देन m, ओके? अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय m, डिवाइडेड बाय m। तो म्यू इज इक्वल्स टू m, इसको डिवाइड करना है हम लोगों को। तो क्या मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ? यस मैम, कर सकते हो। mm गेट कैंसल, mm गेट कैंसल, तो क्या बच जाएगा? स्मॉल m डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब जब हमने, आपको दिख रहा है इधर का, विजिबल हो रहा है आपको? एक बार चेक कर लेते हैं। यस, दिख रहा है आपको, ओके? तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हमको मिला है, जब हमने कैपिटल M से इसको डिवाइड कर दिया, और जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, क्योंकि हम उसका जो मास है वो कम है, बहुत छोटा है, उसके मास से हम न्यूक्लियस के मास को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल बी 0 पॉइंट लाइक समथिंग।
तो मैंने उसको 0 कंसीडर कर लिया, मतलब कि वो वैल्यू एकदम छोटी आएगी, तो उसको 0 कंसीडर कर लिया। तो क्या हम वहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते थोड़ा सा। तो हमारा जो लास्ट ब्लू वाला पेन मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि हमारा जो स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या निकल के आया, इज़ नियर टू 0। मतलब जो हमारा रिड्यूस्ड मास है m डिवाइडेड बाय क्या था, 1 + 0, मतलब रिड्यूस्ड मास जो निकल के आया दैट इज अ मास ऑफ 1 बॉडी। तो ये जो मास हमारा m है दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन दिख गया है, तो आप डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन जैसा और एक पार्टिकल की बात करने वाले हैं, तो फटाफट जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। बस 2 मिनट में हम लोग मिलने वाले हैं फिर से। हाँ, तो स्टूडेंट हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक अलग से बॉडी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी को सिलेक्ट किया है जो आपके कॉपी में भी गिवन है, दैट इज पॉजिटोरियम एटम। अब ये जो बॉडी है पॉजिटोरियम एटम, इट कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इट कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन जो एक एटम है, इट इज, ये मानो कि ये इलेक्ट्रॉन का भाई है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिट्रॉन है दैट इज एंटी इलेक्ट्रॉन, आप इसको कह सकते हो, इसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। और इसमें क्या होता है कि मास जो होता है विच इज डिनोटेड बाय m, कॉमन होता है, m इज कॉमन, और सेम बोलो, इज सेम फॉर बोथ द एटम, बट इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एंटी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो ये एंटी होने के कारण बट द चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव, बट एंटी इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो चार्ज है विच इज पॉजिटिव। अब एंटी की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख लिए फैन देखो या क्लॉक देखो, क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एक उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। जब वो क्लॉकवाइज घूमती है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो हम उसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 भाइयों की बात हमने की है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तब इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, और उसका चार्ज आपको पता है दैट इज निगेटिव, और मास जो है दोनों का मास सेम है। यहाँ पे सेकेंड एटम है जो इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, उसका मास दोनों का सेम है, लेकिन वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है वो निगेटिव है। अब दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज r/2, कॉमन डिस्टेंस r, और दोनों सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है। अब इसमें ये 2 बॉडी में हम रिड्यूस्ड मास अगर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, रिड्यूस मास अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा रिड्यूस मास इसका
फॉर्मूला देख लीजिए रिड्यूस मास का, दोनों का mm है, तो m इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस एम। वाई mm? क्योंकि जब हमने इस एटम को सिलेक्ट किया दैट इज पॉजिट्रॉन, तब पहले ही बताया गया कि दोनों का जो मास है विच इज सेम है वो मास, इसीलिए m इंटू एम अपॉन m प्लस एम, मतलब ये m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और दैट इज ट्वाइस m, तो एक m गेट कैंसल, तो इसका जो रिड्यूस मास निकल के आएगा दैट इज m/2, दैट इज m/2। तो ओके, यहाँ पे हमारा जो रिड्यूस मास वाला छोटा सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में गिवन था विच इज ओवर। ठीक है, अब हम 2 to 3 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो, आप लोग डाउट के ग्रुप में भी मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। पर्सनली सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट ही मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं। तो आप जब तक फैकल्टी को खुद से जाके क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो हम कैसे आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 2 to 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा जो बोर्स थ्योरी का चैप्टर है यहाँ पे उसका दी एंड करेंगे, और न्यू शुभारंभ जो करेंगे वो मंडे से नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा गया है, तो क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, दूसरा पेन यूज करते हैं, दिखाई नहीं देगा आपको। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लैम्बडा दैट इज अ वेवलेंथ। टाइम लगेगा ना बच्चों लिखने के लिए, इसलिए मैंने उसको शॉर्टकट लिख दिया। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, इन द लेमन सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन इन व्हाट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस सीरीज लाई। कौन सी, लेमन सीरीज। याद करो जरा, पढ़े थे कुछ तो भी लेमन में। ठीक है, लेमन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर बच्चों हम पहले बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा कि जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है स्टूडेंट तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है। हमने देखा था ना इसके पहले कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होती है, और वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट जो केस हमको गिवन है दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट means what, short energy और एनर्जी मिनिमम। क्या हो जाएगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी तो जो एनर्जी हमको लेना है, कौन सी एनर्जी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज मिनिमम एनर्जी। और कौन सी सीरीज कहा गई है, लेमन सीरीज कहा गई है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1 n1 स्क्वायर वॉट माइनस 1 n2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, कि भूल गए हैं आप लोग? थोड़ा सा देखिए, कॉपी पेन निकालिए, थोड़े से पन्ने पलट लीजिए आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब केस देखते हैं हम N1 और N2 के लिए।
तो लेमन सीरीज है तो n1 क्या रहेगा, दैट इज 1। ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि लेमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, तो सब वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 4 और 1 मतलब 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू थ्राइस r डिवाइडेड बाय 4। ब्रैकेट को सॉल्व करिए, दैट इज 3/4 आ जाएगा, थ्राइस r डिवाइडेड बाय 4। फिर रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है क्या निकालना है आपको, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3r। पुट द वैल्यू ऑफ r, r इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट। कितनी वैल्यू थी रिडबर्ग कांस्टेंट की, 1.097 इंटू 10 की पावर 7। बस इसको शॉर्टली कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 1.215 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। और अगर इसको हमको नैनोमीटर में करना है तो 121.5, राइट। देख लीजिए थोड़ा सा, थोड़े से कैलकुलेशंस को चेक कर लीजिए। ओके, देन हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो निकल के आ गई है, अभी क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी देन एनर्जी इज मैक्सिमम, देन एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ पे n1 तो 1 ही रहेगा, बट n2 क्या हो जाएगा, n1 तो 1 ही रहेगा। जब मिनिमम वेवलेंथ है तो जो हमारा एनर्जी है विच इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम मीन्स इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है यार, मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी, मतलब 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू r। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू ओनली r, ये जो वैल्यू है विच इज 0। अब r जो है दैट इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/r हो जाएगा, 1/r, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/1.097 इंटू 10 की पावर 7। मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.91 इंटू 10 की पावर -7, मतलब 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा इसका कैलकुलेशन आपको करना था। ओके स्टूडेंट, तो हम अभी मंडे को मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, और आपको डिफ़िकल्टीज़ है तो आप पूछिए। फिर फिज़िक्स वाले ग्रुप में आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, आप पर्सनल भी पूछ सकते हो। जब तक आप पूछोगे ही नहीं तो रिप्लाई कैसे मिलेगा आपको। और जो स्टूडेंट पूछते हैं उनको पूछ लीजिए, उनको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। रात में 11:30 बजे भी बच्चे जब SMS करते हैं तब भी हम उनका जवाब देते ही हैं, लेकिन जो पूछते हैं उनको जवाब मिलेगा, जो पूछते ही नहीं तो उनको कहाँ से जवाब मिलेगा। तो ये आपकी मिस्टेक है कि आप पूछते नहीं हैं। ओके, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट ओके। तो हम फिर से मंडे को मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम MCQs आप सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट, और असाइनमेंट सबमिट करना है।